चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मतलब वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन करने वाले जेईई मेंस 2024 के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो दे रखी है, हमें इक्वेशन वो दे रखी है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स where alpha is a constant, the total work done by all the forces applied on the particle during a displacement from x equal to 0 to x equal to d will be, है ना, कितना होगा। तो देखो वर्क डन निकालना है तो हमें पता है कि जो v है ना, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि v जो है वो फंक्शन किसका दिया है भाई, x का दिया है। और अगर ऐसा है तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका v को अल्फा रूट एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये वाला रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/रूट एक्स का तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स चला गया तो यहाँ से जो बचा वो बचा आपका अल्फा स्क्वायर बाई 2। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अगर इसमें मास का मल्टीप्लाई और कर दोगे तो ये क्या बन गया आपके पास, फोर्स बन गया भाई। जो फोर्स आ गया आपके पास वो आ गया है एम अल्फा स्क्वायर बाई 2। वर्क डन कैसे लिखोगे, तो वर्क डन जो होता है वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, है ना। वैसे तो फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा सीधा एम अल्फा स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स इक्वल टू डी से 0। तो ये हो गया आपके पास एम अल्फा स्क्वायर डी बाई 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो जो फोर्स दिया इन्होंने वो हमें दिया है 3x² प्लस 2x माइनस 5 न्यूटन। कह रहे हैं कि डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 ना, वर्क डन बाई दिस फोर्स। क्योंकि देखो फोर्स जो वेरिएबल टाइप है तो हम वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डॉट एफ एक्स का फंक्शन है डॉट डी एक्स। ठीक है, डॉट को हटा देते हैं क्योंकि दोनों ही एक्स के लॉन्ग है, तो ये हो गया आपका 3x² 2x माइनस 5 डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से लेकर 4 तक। सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया आपका 3x³ बाई 3 प्लस 2x² बाई 2 माइनस 5x। और जो लिमिट लगाओगे वो लगाओगे आप 2 से 4 तक। देखो यहाँ से 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, सिंप्लीफाई कर लो बस ये हो गया आपका x³ प्लस x² माइनस 5x। लिमिट लगा दो भाई 2 से 4। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 4 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 सॉरी 4 का स्क्वायर माइनस 5 × 4 ब्रैकेट माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला अ स्टेशनरी पार्टिकल होता है ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मास एम ए एंड एम बी विच मूव्स विद वेलोसिटीज वी ए एंड बी बी रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी के वी इज टू के ए। देखो एक स्टेशनरी पार्टिकल था जिसका मास कुछ कैपिटल एम रहा होगा, ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है दो पार्ट्स में। एक होगा जिसका मास कितना एम ए है, और एक और पार्टिकल जिसका मास एम बी है। अब डेफिनेटली क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था, तो इसकी वेलोसिटी मैंने कहा v1 इस डायरेक्शन में रही होगी और इसकी वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में रही होगी। तो जो पी फाइनल होगा आपका वो हो जाएगा एम ए इंटू वी1 माइनस एम बी इंटू वी2। और पी इनिशियल जो है वो पी फाइनल के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स एम ए वी1 शुड बी इक्वल टू एम बी वी2। ठीक है भाई, बी की वेलोसिटी को मैंने वी2 बोला है और ए की वेलोसिटी को मैंने p1 बोला है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, एम ए अपॉन एम वी ए, या फिर सॉरी एम ए अपॉन एम बी जो हो गया वो आपका हो जाएगा v2 अपॉन वी1 के बराबर। दैट मीन्स आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी इंटू इसकी वेलोसिटी वी2 स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ
एम ए इंटू इसकी वेलोसिटी v1 थी तो इसका स्क्वायर, हाफ से हाफ गया एम बी अपॉन एम ए, ये हो गया आपका एम बी अपॉन एम ए मल्टीप्लाइड बाई v2 अपॉन v1 का स्क्वायर। तो v2 अपॉन v1 कितना है, एम ए अपॉन एम बी और इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एम ए अपॉन एम बी के बराबर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, एम ए अपॉन एम बी, एम ए अपॉन एम बी। ये नहीं है, एक मिनट, पीज टू ए का पूछा था तो ये हो जाएगा आपका विच वन ऑफ द वेलोसिटीज वेलोसिटी बी एंड वी रेस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, ये हो जाएगा आपका। या फिर आप इसको अच्छा v1 और v2 के टर्म में लिख सकते हो ना इसको, एम ए अपॉन एम बी, मतलब ये कितना हो गया आपका वी बी और वी ए, है ना, यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हो तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बोला था सर्कुलर टेबल होता है रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड अबाउट इट्स एक्सिस, सी फिगर, देयर इज अ स्मूथ ग्रूव along a radial direction on the table. A steel ball is gently placed at a distance of 1 meter on the groove. All the surfaces are smooth. If the radius of the table is 3 meter, the radial velocity of the ball with respect to the table at the time ball leaves the table is x root 2 omega meter per second, where the value of x is। तो देखो यहाँ से क्या करोगे आप, जैसे आपका ये क्या हो गया, डिस्क हो गया, यहाँ पर आपने ग्रुप बना रखा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्या करते हो, बॉल को प्लेस कर देते हो। मैं ये मान लेता हूँ कि किसी जनरल टाइम टी पर ये बॉल जो है वो यहाँ से एक्स दूरी पर थी, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर लग रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है भाई, मतलब अब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो नेट फोर्स है ये है आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। दैट मीन्स एसेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, तो बोलोगे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, और ये हो गया आपका एसेलरेशन को लिख सकते हो वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, डी एक्स को उधर ले जाओ तो ये हो गया आपका वी डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर दो, ओमेगा कॉन्स्टेंट है। इन्होंने बोला था कि इनको x इजिकल टू 1 पर प्लेस किया था, और 3 पर जब ये पहुंच जाएगा, है ना, x इक्वल टू 1 पर जेंटली प्लेस किया, वेलोसिटी 0 थी, जब टेबल को जस्ट लीव करने वाला हो तो वेलोसिटी v होगी। ठीक है, तो मैंने कर दिया, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 2 को बाहर लिख देता हूँ, और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 9 माइनस 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 गया, ये बचा आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओमेगा स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2 रूट 2 ओमेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये वाला जो एक्स है 2, वो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला था अ ब्लॉक इज सिंपली रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर अबव, द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट्स द स्प्रिंग एज। तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन पॉसिबल है वो कितना पॉसिबल है, देखो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग ने इसको एक्स और कंप्रेस कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये फाइनल सिचुएशन मेरी, और ये वाली मेरी इनिशियल सिचुएशन। और अगर मैं बोलूँ कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, जीरो रेस्ट पर ही था। फाइनली जब वो फुली कंप्रेस हो जाएगा तब भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम इसमें क्या लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, मतलब वर्क डन, नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज़, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी और फाइनल भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो, तो मतलब नेट वर्क डन जो इस पर हुआ वो कितना है, जीरो। अब एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है कि वर्क डन इस पर कर कौन रहा है, तो देखो एम जी कर रहा है ना, और दूसरा जो वर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, और दूसरा जो वर्क हुआ, तीसरा जो वर्क हुआ है वो ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना है, जीरो है। अगर वर्क डन ड्यू टू एम जी की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे को ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस किया था, और ये जो दे रखी है दूरी है ना इसकी, ये 10 मीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एंगल दिया है ये आपको 30 डिग्री का दिया है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो एम जी
है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो सीधा सीधा वर्टिकल हाइट देख लेते हैं। ये हो जाएगी आपकी 10 sin 30 के बराबर। ठीक है भाई, जो किसके बराबर हो जाएगा आपका 5 मीटर के बराबर। वर्क डन ड्यू टू एम जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम जी इंटू एच, दैट इज 5। अगर बात करिए वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस म्यू एम जी इंटू 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना 2 प्लस एक्स के बराबर। ठीक है। और वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हेंस जो स्प्रिंग वर्क कर रही होगी वो कैसा कर रही है, नेगेटिव वर्क, और ये कितना आता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है इन द स्प्रिंग। ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास, यहाँ पर हम एम जी के इन सब की वैल्यू पुट कर देते तो एक्स निकल आएगा। यहाँ पे जब आप एम पुट करोगे, एम की वैल्यू कितनी है 5 kg है, तो 5 g को 10 ले लेते हैं इंटू 5 माइनस म्यू जो दिया है वो 0.5 दिया ग्राउंड का, और ये 5 इंटू 10 2 प्लस एक्स माइनस हाफ इंटू 100 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 50 को उड़ा देते हैं, देखो ये गया ये गया, ये 2 टाइम्स गया, 2 से 2 ये गया, तो ये जो बचा वो बचा आपके पास 5 माइनस 0.5 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 5 - 1 माइनस 0.5 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। रीअरेंज करोगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ना एक माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो गया आपका प्लस 0.5 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 0.5 को आप क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो 1/2, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा 2x² प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके रूट्स देखने पड़ेंगे हमें, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 b² माइनस 4ac 4 इंटू माइनस 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 64, वो भी प्लस का, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो यहाँ से जो निकलेगा वो अराउंड निकलेगा आपका 8, और 8 - 1 7 डिवाइड बाई 4, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 2, है ना। ये वाला आंसर आ जाएगा आप सिंप्लीफाई से करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड होता है विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ऑन अ प्लाईवुड एंड इमर्जेस विद 40 मीटर पर सेकंड, द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज। एक देखो, अगर मैं बात करूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है वो कितनी, हाफ ऑफ एम इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। कि फाइनल की बात करें तो 40 मीटर पर सेकंड से निकली है, तो ये हो गया हाफ ऑफ वी फाइनल का स्क्वायर। जो लॉस निकालोगे द परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज लॉस मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है अपने को, तो ये हो जाएगा पहले के फाइनल माइनस के इनिशियल। और परसेंटेज लॉस की बात करें काइनेटिक एनर्जी में, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल ऑन के इनिशियल मल्टीप्लाइड विद 100। तो देखो, इसको लिखोगे आप हाफ ऑफ एम पी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ एम पी इनिशियल स्क्वायर इंटू 100। देखो हाफ ऑफ एम कॉमन लोगे, ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली ये जो बचेगा वो बचेगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन वी इनिशियल स्क्वायर इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लो तो बी फाइनल कितना है भाई, बी फाइनल है 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, सिंप्लीफाई कर लोगे ना इसको, तो ये देखो तो ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, से ये उड़ा दो, ये 100 हो गया,
और 100 से ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो 16 माइनस 100, तो ये आ गया आपका 84%, है ना। तो 84% से क्या होगी भैया, रिड्यूस कर गई। जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला। बोला है कि a body of mass 50 kg is lifted to a height of 20 meter from the ground in the two different way as shown in the figure. The ratio of the work done against the gravity in both the respective cases. अगर पहले में बात करी जाए तो भी 20 मीटर, दूसरे में बात करी जाए तो भी 20 मीटर ही ले जाया गया है। पहले में उसको डायरेक्टली वर्टिकली ले जाया गया 50 kg की बॉडी को, और दूसरे में क्या किया गया, उसको ट्रॉली में रख के ले जाया गया ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। हम जानते हैं क्या, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये कैसा है, कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन पाथ। और जब पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा दैट मीन्स जो रेशियो रहेगा वो 1:1 का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर बोला कि अ बॉडी इज मूविंग यूनी डायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर सोर्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो जो पावर दिया है वो कैसा दिया, कांस्टेंट दिया है, मैं कह देता हूँ के, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है। अब अगर ये कांस्टेंट है दैट मीन्स मुझे रिलेशन निकालना था डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर जो होती है वो होती है आपकी वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू के। यहाँ से जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया आपका, के टाइम्स ऑफ टी। वर्क डन कितना होता है भाई, तो आप इसको लिखोगे डिस्प्लेसमेंट और इसमें रिलेशन निकालना था ना, तो पहले हम वेलोसिटी में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टी वी बाई डी टी, है ना, मतलब एम इंटू ए टी वी बाई डी टी। या फिर इसको देखो, जो नेट वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यहाँ से करते हैं टी टी। यहाँ से आपका जो वी आ गया वो प्रोपोर्शनल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टी, और वी जानता हूँ मैं क्या होता है आपका डी एक्स बाई डी टी होता है, ये प्रोपोर्शनल टू टी आ गया, मतलब एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। यही पूछा था कि द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 9 में क्या बोला, द रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h एंड रिबाउंड अप टू अ हाइट ऑफ h/2, द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज द वेलोसिटी बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्या हुआ है, कि जैसे एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास कुछ m रहा होगा, और ये h हाइट से क्या करी जाती है, ड्रॉप करी जाती है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जब ये रिबाउंड जैसे जस्ट टकराने से पहले मैं कह देता हूँ इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो कुछ v बन रही होगी, और टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो गई होगी। लेकिन ये फाइनली कहाँ तक जाती है, h/2 हाइट तक जाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैंने कहा कि ये v1 है, तो v1 कितना हो गया होगा आपका √2g h के बराबर हो गया होगा। और अगर बात करी जाए v2 की, तो ये कितना हो गया आपका √2g h/2 हो गया होगा। सही बात है ना यार, यहाँ से लौट के भी आएगी, है ना। तो h/2 हाइट कितनी लौटेगी, तो कितनी वेलोसिटी से, जस्ट कोलिजन से पहले h/2, तो यही फॉर्मूला सेम लगा दिया और बता दिया मैंने v2 इतना। अब देखना जरा, कह रहे हैं कि द परसेंटेज लॉस इन टोटल एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ पर टकराने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में। तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जस्ट टकराने से पहले जो थी वो कितनी थी, हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो हाफ ऑफ एम इंटू 2g h। अगर फाइनल की बात करी जाए टकराने के जस्ट बाद, हाफ ऑफ एम इंटू v2 स्क्वायर, हो जाएगा हाफ ऑफ एम v2 कितना अपना g h, ये हो जाएगा g h। अब इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का, 50% का है भाई, सीधा सीधा 50% का लॉस आ गया। और अगर बात करी जाए कि भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी टकराने से जस्ट पहले, तो वो कितनी थी √2g h। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पर बोला था कि अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम के जी स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट अलोंग द कर्व ऑफ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन फ्रिक्शनलेस पाथ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी। यहाँ पर पहुँच के बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी, यहाँ से वो स्लिप करके आई है ना अलोंग दिस कर्व्ड पाथ। एक बात बताओ, अगर इसकी रेडियस मैं कुछ कह देता हूँ कि आर रेडियस रही दे भी रखी है मैंने, है ना, मतलब कुछ इस तरह का सिस्टम है ये। और यहाँ पर जो बॉडी थी वो कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखी थी इनिशियली, और ये जो एंगल सब टेंड हो रहा है यहाँ से वो 45 का हो रहा है। जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो पूछा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी कितनी होगी यहाँ पर। तो आप ये निकाल लो कि अगर कह रहे हो कि ये भाई आर है, ये आर है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर कॉस 45 डिग्री, है ना। आर कॉस 45 डिग्री हो जाएगा तो क्या करें, आप लिखोगे कि भाई डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप लिखोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, है ना। यू फाइनल जीरो हो जाएगा। अगर यू इनिशियल की बात करी जाए तो यू इनिशियल कितना था यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया तो यहाँ का मैंने बोल दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, जीरो है। तो यू फाइनल कर दिया जीरो। यू इनिशियल की बात करी जाती हो जाएगा आपका माइनस एम जी इंटू हाइट आर प्लस आर बाई √2। और के इनिशियल कितना था, जीरो था, माइनस के फाइनल की बात करी जाए तो हाफ ऑफ एम इंटू बी स्क्वायर। माइनस से माइनस उड़ गया, ये हो जाएगा एम से एम गया, तो जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2g आर इन ब्रैकेट 1 + 1/√2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया आपका √2 g r इन ब्रैकेट 1 + √2। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका 1.4 इंटू 10 g, 10 है और 14 है, इन ब्रैकेट इसकी बात करी जाए तो 1 + 1.4, तो ये हो गया आपका 2.4 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया आपका 14 × 14 × 2.4, और इसका भी स्क्वायर रूट करोगे भैया, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये भी स्क्वायर है ना, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पर स्थिर। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 1.4, 2.4 हो गया 1.4, तो ये 14 तो सीधा सीधा बाहर आ गया, 14 इन ब्रैकेट 2 × √2, 2 × √2 है ना। तो ये हो गया आपके पास, देख लो यार इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 14 × √2 इंटू 2 की पावर 1/4, बहुत बढ़िया, है ना। सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू इसको 1.4 करो, है ना, और 2 की पावर 1/4 मतलब √2 1.4 की पावर 1/4। चेक कर लो यार कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 होता है एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 होता है फायर्स अ सेल ऑफ मास m2। देखो यार, एक शेल फायर करी जाती है, ठीक है, और जिसका मास कितना है, m2 है, और ये कुछ है ना आर्टिलरी है, जिसका मैंने बोला कि जो मास है वो कितना है, इन्होंने m1 दे रखा है। अब होगा क्या, हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आर्टिलरी एंड दैट ऑफ द सेल इज। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मैंने कहा कि यार एक बात बता, इसका जो मोमेंटम है वो इधर P2 रहा होगा, इसका जो मोमेंटम वो इधर P1 रहा होगा, और डेफिनेटली क्योंकि P इनिशियल जीरो था तो P फाइनल भी कितना होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। ये होने के लिए P1 शुड बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, P2, और अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी डेफिनेटली। अगर ऐसा है तो मैं जानता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये होता है आपका P² / 2m के बराबर। तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, तो ये हो गया आपका P1/P2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ m1 और 2 टाइम्स ऑफ m, उल्टा उल्टा m2/m1, 2 से 2 गया,
ये बराबर है तो ये भी गया, तो सीधा सीधा किसके बराबर आ गया आपका, कैपिटल M2 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, कैपिटल M1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ये वाला हो गया सेकंड। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बोला है कि सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg होता है, रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आपको कितनी दी है, 0.4 मीटर पर सेकंड दी है। अब कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ये चल रही है तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्क टू स्टॉप इट, इसको रोकना है, दैट मीन्स हमें पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म करना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम पी सी एम स्क्वायर, है ना। ये डिस्क का कितना होता है, इसको या तो ऐसे लिख सकते हो 1 + c इंटू एम बी स्क्वायर। ठीक है, सी जो है मतलब मैंने आई को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सी एम आर स्क्वायर से कर दिया। ठीक है, तब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्मेट में बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वी होता है वो कितना होता है प्योर रोलिंग के केस में, ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो होता है डिस्क के लिए वो होता है 1/2 के बराबर, मैंने यहाँ पुट कर दिया एम वी स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 1/2 इंटू 3/2। मास की बात करी जाए तो कितना है, 50 kg है, और रेडियस जो सॉरी जो स्पीड है वो कितनी है, 0.4 इंटू 0.4 स्क्वायर है ना। तो ये गया एक जीरो के साथ, ये चला गया। ठीक है, उड़ गया। अब जो बचा वो बचा आपका 3 × 5 इंटू 0.4, इसको उड़ा दें, ये हो गया आपका 10, ये गया 2 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स, ये आ गया आपके पास 6 जूल, इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या बॉडी ऑफ मास 2 kg होता है बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ द टाइम ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स गिवन बाई, एफ जो दिया है वो दिया आपको 60 आई कैप प्लस 60² जे कैप। मास जो दिया है वो कितना दिया भाई, 2 kg दिया है। मास अगर 2 kg है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, F/m, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। पूछा था पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स कितनी होगी, तो पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, पावर के लिए हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी निकालना सीधा, dv/dt जो हो गया वो हो गया 3t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। तो जो वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3t² बाई 2 आई कैप प्लस 3t² बाई 3, है ना, तो 3t³ हो जाएगा। कौन 3 करोगे, 3 से 3 कट जाएगा तो t³। ये आ गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब जो पावर होती है वो क्या होती है, वो होती है F.B, है ना। तो F कितना है, 60 आई कैप प्लस 60² जे कैप डॉट एफ, ये कितना है 3t² बाई 2 आई कैप प्लस t³ जे कैप। तो आई का आई के साथ कर दो भाई, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, है ना। तो 3 × 3 9 t³ आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, अब जे का जे के साथ प्लस 6 × 10⁵ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ये हो गया आपका 9t³ प्लस 6 × 10⁵, डी ऑप्शन हो जाएगा ना, फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला था कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड होता है अप अ सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस एज शोन इन फिगर। When the block is pushed up by 10 meter along inclined surface, the work done against frictional force, यार वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स मुझे चाहिए, तो सीधा सीधा यार यहाँ पे अगर बात करी जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा होगा, ये देख लो ना, जितना फ्रिक्शनल फोर्स ने वर्क किया उसी के अगेंस्ट उतना ही वर्क करना पड़ रहा होगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा आपका म्यू एम जी कॉस, यहाँ पे ये जो एंगल जो भी दिया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, ये हो गया 60, ये तो हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो एफ डॉट दूरी कितना चला है, क्या लिखा, व्हेन ब्लॉक इज पुश्ड बाई 10 मीटर अलॉन्ग द इंक्लाइंड सरफेस, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स, है ना, जो इंक्लाइंड सरफेस है वो कितना 10 है, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इतना है, तो जो वर्क डन निकलेगा फ्रिक्शन का वो कितना निकलेगा, ये हो गया आपका म्यू। म्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.1, मास की बात करें तो 1 kg,
जी की बात करें 10 लेने को बोला है, cos 60 की वैल्यू की बात करें तो 1/2 होती है, और डिस्प्लेसमेंट 10 है। सिंपलीफाई कर लो भाई, ये गया, ये गया, और ये 5 टाइम्स गया, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ गया, 5 जूल आ गया। ये भी ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए ऑफ द फ्रिक्शनलेस ट्रैक ए बी सी एज शोन इन फिगर। इट इज जेंटली पुश्ड टूवर्ड राइट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज रीचेज द पॉइंट बी इज। ए से जब बी पॉइंट पर आ जाएगा, तो देखो यार ए जो दे रखा है वो हमें 1 मीटर दे रखा है, और जो बी की हाइट दे रखी है वो 0.5 मीटर दे रखी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल कितना है, एम जी इंटू एच की बात करें तो 1, के इनिशियल 0, यू फाइनल की बात करें एम जी इंटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड 0.5 रेफरेंस है ना, प्लस के फाइनल इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। एम गया, एम गया, एम गया, जी को 10 लेने को बोला है तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू बी स्क्वायर, हो गया 5 इंटू 2 ले आओ 10 इक्वल टू इतना, तो बी जो निकला वो निकला आपके पास √10 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है द कोएफिशिएंट ऑफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भैया क्या कह रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, यहाँ पर आपका ब्लॉक रखा था जिसका मास था 100 kg। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.4। तो फ्रिक्शन अगर इसको इधर है ना ले जाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो कह रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन इधर और कितना लगेगा, तो ये लगेगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल, जो नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो म्यू दैट इज 0.4। नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी मतलब 100 × 10, ये हो गया आपके पास 400 न्यूटन का। ठीक है, अब कितना लेके जाना है इसको, तो 10 मीटर तक लेके जाना है, तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन वो कितना हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10, तो 4000। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। 17 देखो, यहाँ पर आपको बोला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो है आपका पास 2x² प्लस 3y² प्लस 2z के बराबर। आगे बोले कि द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट p इक्वल टू 1,2,3। तो आप जो है फोर्स का जेड कंपोनेंट कैसे निकालोगे, तो आप बोल दो माइनस डेवर यू बाई डेवर जेड। यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो विद रेस्पेक्ट टू जेड, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2। पूछा गया था भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, इसका 2 हो गया, कौन सा ऑप्शन 1 हो गया आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18। The bob of a pendulum was released from a horizontal position. The length of the pendulum is 10 meter. If it dissipate 10% of its initial energy against air resistance. The speed with which the bob arrive at the lowest point. देखो जैसे यहाँ मैंने फिक्स करा था, यहाँ मैंने ये ले लिया कि बॉब थी जिसका मास m kg था, लेंथ की बात करें तो l थी। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी यहाँ, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है, तो ऐसे ऐसे गई। अब यहाँ एयर रेजिस्टेंस लगा जिसमें लॉस जो है एनर्जी का वो 10% था। अब एक बात बताओ, इनिशियल अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ भाई ये मेरा रेफरेंस है जहाँ पे यू कितना 0, तो यहाँ पर यू कितना रहा होगा, यहाँ पे एम जी इंटू एल के बराबर रहा होगा। अब इसका 10%, यही तो एनर्जी थी, 10% लॉस में गया, तो जो यहाँ बचेगा टोटल वो कितना बचेगा, 0.9 mgl बचेगा, है ना। ये हो गया आपका लेफ्ट एनर्जी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी जब यहाँ पहुंच जाओगे, तो काइनेटिक एनर्जी में। तो आप लिख दो 0.9 mgl इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ जीरो थी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो चेंज है वो कितना, ये फाइनल, तो हाफ ऑफ एम जी स्क्वायर, एम से एम निपटा, 0.9 इंटू जी 10, एल 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 10 दे रखा है, और इज इक्वल टू 2, है ना, 2 भी मल्टीप्लाई इधर ही कर दो, क्योंकि आपका v², और यहाँ से v जो निकलेगा वो निकलेगा, देखो ये गया, ये गया, 9 × 18 180, है ना, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भैया जी, ये हो जाएगा आपका, क्या ही पता है,
जिंदगी झंड है अपनी, तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पे देखो ये हो गया आपके पास 18 × 36 × 5 है ना, तो ये हो जाएगा 6√5। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Above mass small m is suspended by a light string of length capital L. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point A. यहाँ पर minimum velocity such that it just complete half circle reaching the topmost point B, position B. यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो ये पहुँचने की कंडीशन क्या होती है? मिनिमम जो होता है ना वेलोसिटी, तो कंप्लीट जस्ट कंप्लीट द सर्कल, वो होता है आपका √5GL के बराबर। सही है भाई। तो जो वी ए रहा होगा वो कितना रहा होगा? √5GL रहा होगा। अच्छा, अगर बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी? देखो एम जी को बैलेंस करना चाहिए बस, तो एट पॉइंट बी एम जी शुड बी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्योंकि टेंशन जीरो होती है, और इस आर को एल के बराबर रख देते हैं, तो वी आ गया वो √G × L आ गया। ठीक है, तो ये आ गई वेलोसिटी एट पॉइंट बी। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना था इवन ए अपॉन बी। तो मास तो सेम है, तो इसी हाफ से हाफ कट जाएगा, ये बचेगा आपका VA² अपॉन BB²। जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 5:1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका 2014 का। टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है यार ये। काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका P² अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ में। अब बोला था कि यार मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आप बोलोगे P1/P2 इज इक्वल टू, क्योंकि √2m के हो जाएगा ना यार, यहाँ से P इक्वल टू √2m के। जब रेशियो लिखोगे तो क्या, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये आ गया आपका 2 से 2 कट जाएगा, m1/m2 कर दो भैया, 4/25, तो ये आ जाएगा आपका 2:5 का। बताओ। चलो आज के लिए बस इतने, थैंक यू।